Hello everyone, welcome to Raj Motra's IAS Academy. Today we are going to study about World Trade Organization that is very imperative from our exam point of view. So द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से हर साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में क्वेश्चन. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद first this World Trade Organization from the first slide. That what is WTO? तो WTO जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, हिस्ट्री क्या है इसकी. ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है. तो WTO में क्या था कि जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ कि जैसे सारे देशों ने सोचा कि इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद, बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ हुआ था, जो अमेरिका था उसने जापान के ऊपर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से जो है अटैक किया था, जिसकी वजह से सारे जो कंट्रीज थे दे वर वेरी स्कैर्ड कि क्या होगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी. तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनका जो है उन्होंने सोचा. फॉर एग्जांपल पीस के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जो है उसको बनाया. देन उसके बाद जो कंट्रीज़ थे जिनकी इकॉनमी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन हुई उसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था इन्वेस्टमेंट में, और इकॉनमी जो थी बुरी तरह से फेल हो चुकी थी. और उनको उन कंट्रीज़ को लोन्स देने के लिए, उनकी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए हमने क्या बनाया, वर्ल्ड बैंक. और साथ के साथ जो फॉरेन गुड्स में जो हमारा ट्रेड होता था उसमें जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही रखने के लिए हमने बनाई IMF. ठीक है, ये 2 बनाए. फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि व्हाट इफ़ कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत थी इस चीज़ की. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा हम बॉडी या फिर एक ऐसा अग्रीमेंट साइन किया जाए जिससे क्या हो, हमारा एक तरह से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और या एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो एक फ्री ट्रेड को क्या करे, प्रमोट करे. ठीक है जी. तो उन्होंने क्या किया, शुरू किया एक अग्रीमेंट साइन किया 23 कंट्रीज ने मिलके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ठीक है, एक अग्रीमेंट साइन किया 1948 में. 1948 में एक अग्रीमेंट साइन किया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. इसमें 23 मेंबर्स थे. ठीक है, इंडिया वाज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ गैट, बट बाद में इंडिया ने इसको क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था. ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि उस टाइम पे जब वर्ल्ड जो था जिसमें एक पीस की ज़रूरत थी, साथ के साथ उसकी इकॉनमी को रिवाइव करने की ज़रूरत थी, और एक फ्री ट्रेड जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली चाहिए था. तो उसकी वजह तो हमने वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम कहते हैं फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हमने एक अग्रीमेंट साइन किया, दैट इज़ गैट. ठीक है, 1948 में. इसमें फिर क्या हुआ बाद में, then there were negotiations between this, and then उसके बाद 1948 से लेके 1994 तक ये जो है गैट जो था एग्जिस्टेंस में रहा. आफ्टर दैट जब इसमें क्या था, गैट में अब 2 चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी. 2 चीज़ें क्या मिसिंग थी, एक तो जो गैट था वो क्या था, एक अग्रीमेंट. इट वॉज नॉट हैविंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसमें जो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मैकेनिज्म हो. ठीक है, वो इसमें मिसिंग था. वो सिर्फ क्या था, एक अग्रीमेंट था. तो एक ये भी एक इसमें सबसे बड़ी बात थी, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन. और सेकेंड थिंग इसमें जो थी कि सर्विसेज वर नॉट इंक्लूडेड.
सर्विसेज जो थी, जो ट्रेड जो हम कहते हैं, ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आती हैं, लेकिन जो था गैट था, इसमें सिर्फ जो इंक्लूडेड थी वो कौन सी थी, सिर्फ गुड्स थे बट नॉट सर्विसेज। सो ये दो जो मेजर प्रॉब्लम्स गैट में थी, इसी को सॉल्व करके हमने क्या एक नई ऑर्गेनाइजेशन 1994 में माराकेश मोरक्को में 1994 में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने क्या किया, जो है एग्रीमेंट साइन किया और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1 जनवरी 1995 को इसने अपना जो है ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया, 1 जनवरी 1995। तो ऐसे हमारा जो है जन्म हुआ, बर्थ हुआ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है उरुग्वे राउंड 1948 में जो गैट था, तो उसके बाद ये बना, देन उसके बाद उरुग्वे राउंड काफ़ी टाइम तक चला, ठीक है, 8 साल तक करीबन चला, और उसके बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि एक हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे दैट विल बी हैविंग सर्विसेज आल्सो इंक्लूडेड इन इट, एंड साथ के साथ उसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग इन 1995 एंड इट इज द सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये बनाया गया। और जो गैट है वो क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट था बिटवीन जो हैं उन जो कंट्रीज़ हैं, और उनका मेन काम था रिड्यूस करना बैरियर्स टू द ट्रेड, और साथ के साथ टैरिफ्स एंड कोटास को भी क्या करना, एलिमिनेट करना, जो फ्री ट्रेड को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बात हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, लेकिन किसी वजह से ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है नहीं बन पाई, बिकॉज यूएस कांग्रेस ने इसको क्या नहीं किया, यूएस कांग्रेस ने इसको रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो नहीं बन पाई। देन उसके बाद 23 कंट्रीज ने जो है गैट को साइन किया। आफ्टर दैट 1 जनवरी 1995 को जो है WTO वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 123 नेशंस ने माराकेश में क्या किया, उसको साइन किया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है, अब हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि गैट और WTO दोनों में क्या फ़र्क है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है रूल्स ऑफ गैट आर ओनली फॉर ट्रेड इन गुड्स, तो हमने बात की कि जो गैट था उसमें सिर्फ गुड्स की बात की गई थी, लेकिन जो WTO है नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में भी है, और गुड्स तो है ही हैं, सर्विसेज, गुड्स एंड इंटेलेक्चुअल के बारे, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी है, ठीक है। इसमें पार्टीज़ हैं, इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। ये इसमें जो है ट्रिप्स और ट्रिम्स के ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया गैट में, बट स्पेशल एम्फेसिस हम देखेंगे आगे कि अग्रीमेंट्स जो हैं साइन किए गए हैं WTO के द्वारा के अंदर जो ट्रिप्स एंड ट्रिम्स के रिलेटेड हैं, और इसमें क्या है, गैट का कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, बट WTO इज हैविंग अ परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सो WTO की जो एग्जिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 1995 है, सक्सेसर बोल सकते हैं इसको गैट का, बिकॉज गैट और WTO के दोनों के एक सोल मोटिव तो ये है कि उन्होंने एलिमिनेट या फिर कम करने थे ट्रेड बैरियर्स जो हैं, जो कि डिस्करेज करते हैं हमारे फ्री ट्रेड को, ठीक है। चलो अब WTO के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो WTO के टोटल मेंबर्स एट प्रेजेंट दे आर 164 टोटल मेंबर्स ऑफ WTO, ठीक है। जब और उसके 25 जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। जो सेकेंड लास्ट बना था मेंबर लाइबेरिया बना था 2016 में, एंड द लास्ट मेंबर टू ज्वाइन WTO इज अफगानिस्तान, जिसने जो कि 164th मेंबर बना, और इट कौन सी डेट को 29 जुलाई 2016। सो टोटल देयर आर 164 मेंबर्स। और कुछ कंट्रीज जो हैं, दिस ग्रीन जो है
जितना भी ये ग्रीन पोर्शन है, इट सिग्निफाइज कि ये जो हमारा जितने भी WTO के मेंबर्स हैं. रेड से जो है, दीज आर द कंट्रीज विच आर नीदर ऑब्जर्वर्स नीदर दे आर मेंबर्स ऑफ WTO. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, एंड लाइक सोमालिया, रिटीरिया, दे आर नीदर ऑब्जर्वर्स एंड दे आर नीदर जो है मेंबर्स ऑफ WTO. दिस येलो पोर्शन कंट्रीज, दे आर the observer members of the WTO. So these are the members total about the members of the WTO. Please do remember that there are 164 members, ठीक है, because if we talk about United Nations and other bodies, there are many members, like more than 180 members, but in particularly in WTO there are 164 members. Okay, so now we talk about what are the objective and operation जो हैं WTO के क्या हैं. ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको जो है हमें जो WTO को है वो बनाना पड़ा. फर्स्ट है इन्फोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी. अब वो कैसे, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के जो है इंपोर्ट्स को एक तरह से जानबूझ के ना एंटर करने दे, तो ये क्या होगा, एक तरह से फ्री ट्रेड के लिए बुरी बात होगी. और इट विल डेफिनेटली ऑल्सो हम कह सकते हैं एक डिस्क्रिमिनेटरी जो है ट्रीटमेंट होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए और स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए. सो इन सबको फ्री ट्रेड को एक प्रमोट करने के लिए, सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव कि ऐसे रूल्स को इन्फोर्स करना जो कि फ्री ट्रेड को क्या करें, प्रमोट करें. ठीक है, फिर है लिबरलाइजेशन एंड रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट. ये हमने सबसे पहले जो है बात की थी कि गैट में यही प्रॉब्लम थी जो थी, इट वाज मिसिंग दैट देयर वाज नो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, बट WTO में वो होगा. जैसे फॉर अब ट्रेड होगा तो डिस्प्यूट्स तो होंगे, ठीक है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी. देन उसके बाद इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी. उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन ग्लोबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कॉपरेशन आपस में जो है कंट्रीज की इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. जो है जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर लाइक मोस्ट benefited from this WTO ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे उनको इस बात का फ़ायदा है बिकॉज फ्री ट्रेड जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ आर ऑन द वे. तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि जो है फ्री ट्रेड की वजह से, जो ट्रेड बैरियर्स की वजह से उनकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर जो है एक तरह से वो उसका जो है फ़ायदा, they can take the benefit of it. ठीक है, so these are the major objectives जो हैं WTO के. Moving on, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है, कैसे हायरार्की वाइज क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन जो पूरे जहाँ मेंबर्स हैं वो क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे कंट्रीज़ के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं जो इसके मेंबर हैं WTO के, वो इसमें जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. इट इज़ अ टॉप मोस्ट बॉडी हम कह सकते हैं किसमें, WTO में. उसके बाद आती है एक जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल, अब ये जो जनरल काउंसिल है ये 2 वे में जो है वो एक्ट करती है. जनरल काउंसिल जो है वो 2 वे में एक्ट करती है. एक है ट्रेड, जो है हमारी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह भी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. सेकेंडली ये और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी सेकेंड जो लेवल पे बॉडी है दैट इज जनरल काउंसिल, जो कि हमारी
ट्रेड जो पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह भी एक्ट करती है, और समय आने पर जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी बन जाती है। अगर तो सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो काउंसिल है जो एक्ट करेगी, काउंसिल जो है ये वाली, वो ट्रेड इन सर्विसेज की तरह एक्ट करेगी कि सर्विसेज में ट्रेड जो है उसको कैसे देखना है, इट विल, ठीक है। अगर गुड्स की बात आती है तो ट्रेड इन गुड्स की तरह ये उसमें जो है वो एक्ट करेगी। तो कहने का मतलब कोई भी मैटर है, जनरल काउंसिल इज द अथॉरिटी, जो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्विसेज, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो गुड्स वाले में भी डील करती है। और अगर आपसे ट्रेड रिव्यू पॉलिसी में भी जनरल काउंसिल ही है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट के टाइम की भी वो क्या करती है, एक्ट की तरह एक्ट करती है अगर उसको ज़रूरत पड़े तो, दो कंट्रीज़ के बीच में जो है वो अगर हमारा ये होता है, ठीक है। अब जो WTO का मैकेनिज्म है, दैट इज वन कंट्री वन वोट, वन कंट्री वन वोट, मतलब हर कंट्री के पास वोट। इसमें ये नहीं है कि कोई कोटा सिस्टम है कि अगर किसी कंट्री का ज़्यादा डेवलप्ड है तो उसके पास ज़्यादा जो है वेटेज है वोट करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वन कंट्री वन वोट है। अब इन प्रैक्टिस कुछ और बातें होती हैं, वो अलग बात है। थ्योरी में तो एक कंट्री के पास एक वोट है। यहाँ पे WTO में काफ़ी बार देखा गया है दैट दिस ये वन कंट्री वन वोट कहने को है, इन थ्योरी है, बट समटाइम्स इट फील्स कि जो हमारा डेवलप्ड कंट्रीज़ है दे आर लाइक डोमिनेटिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर इन जनरल देखा जाए तो वन कंट्री वन वोट। तो WTO के बारे में एक और बात है दैट इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ जो है रिपोर्ट्स हैं अपनी जो देती है यूनाइटेड नेशंस को, बट इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस। वन कंट्री, क्योंकि जो यूनाइटेड काफ़ी सारी हमारी, हम कहते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस ने ही इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाने का जो है उसी की मीटिंग में रखा गया था, बट इट वाज लाइक नॉट केम इन टू फोर्स बिकॉज ऑफ US कांग्रेस ने उसको मना कर दिया था। तो इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ दिस WTO, वन कंट्री एंड वन वोट इन थ्योरी। इन प्रैक्टिस में तो चलो फिर बहुत सारी यहाँ पे जो है चीज़ें आ जाती हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे इसके डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में। जो हमने यहाँ पे जनरल काउंसिल है वही एक्ट करती है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की मतलब जो है वही उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। मैकेनिज्म, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज जो हैं उनके बीच में जो ट्रेड है के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया। अब इंडिया चाइना के बीच में ही लगा लो दैट, बिकॉज हमारा इंडिया चाइना के साथ बहुत ट्रेड डेफिसिट रहता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं चाइना हमारे इंडिया में जो है वो एक तरह से एक्सपोर्ट करता रहता है, दैट इज़ जो बहुत ही चीपर रेट के ऊपर, जिससे हमारे इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करता है और ख़राब करता है उसको। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है उसके बारे में इन दोनों के बीच में देयर इज़ सम जो हम कैसे क्लैशेस हो गए हैं, तो वो किसके पास जाएंगे, इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाएंगे जो कि जनरल काउंसिल है। तो ये क्या कहेगी कि आप टेक 60 डेज जो है वो आप म्यूचुअली जो है सॉल्व कर लो, इफ़ विदाउट बीइंग गोइंग इनटू जो है कोई प्रोसीजरल उस वे में जाने से पहले या लीगल उसमें जाने से पहले, जस्ट गो थ्रू 60 डेज और ट्राई करो टू नेगोशिएट जो है अपना डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करने की। अगर ऐसा नहीं होता है 60 डेज के विद इन, तो जो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो क्या करेगी, एक पैनल को सेटअप करेगी। अब पैनल को सेटअप किया, वो पैनल जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। देन उसके बाद वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देगा, किसको, सबमिट इट्स रिपोर्ट टू पार्टीज को वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी टू पार्टी। फिर उसके बाद
पार्टीज को रिपोर्ट सबमिट हो गई है, देन ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को भी ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब मान लो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने जो है अपना फाइनल वर्डिक्ट जो है, डिसीजन जो है वो दे दिया है, किसकी गलती है, कौन जो है वो मेन जिसकी गलती है वो, मतलब दोनों ने जो है पूरा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, तो इसने अपना डिसीजन जो है वो दे दिया है। अब कंट्रीज जो हैं दे आर नॉट सेटिस्फाई विद दिस डिसीजन, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कहाँ जाएंगे, एक अपीलिएट बॉडी है, अपील करेंगे, ठीक है। देन वो अपील करेंगे, अपील रिपोर्ट भेजेंगे, फिर उसके बाद अगर अपील के बाद वर्डिक्ट आता है और उसके बाद जो हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है अपील करने के बाद, उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन दिया, आफ्टर जो अपील भी खत्म हो गई है उन्होंने फिर एक वर्डिक्ट दिया, या तो वो रेकमेंड करेंगी, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन डिस्प्यूट जो बॉडी है, ठीक है, या फिर वो क्या कहेंगी कि अगर जो है जो वर्डिक्ट है डिस्प्यूट जो बॉडी है, जो सेटलमेंट बॉडी है, अगर वो वर्डिक्ट नहीं माना जाता है उस पार्टी के द्वारा जिसका जो है मेन जो जिसको बोला गया है दैट यू हैव टू डिक्रीज योर ड्यूटीज़ और बैरियर्स, जिसको बोला गया अगर वो नहीं करता है तो ये जो है डीएसपी जो हमारी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ये बोलेगी कि आप क्या कर सकते हो, अब रिटेलिएटरी एक्शंस ले सकते हो, मतलब जो वो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। बिकॉज अगर उन्होंने रिकमेंडेशंस दे दी हैं और अपना वर्डिक्ट सुनाया, फिर भी अगर चाइना वो चीज़ नहीं कर रहा है उनके वर्डिक्ट के हिसाब से, या डिसीजन जो उन्होंने एंड में जो रिजल्ट्स दिए हैं या डिसीजन दिया है उस पर नहीं चल रहा है, तो जो दे विल से दैट कि जो इंडिया है उसको भी रिटेलिएट करने का पूरा हक है। जैसे वो कर रहे हैं वैसे ये भी, इंडिया भी उनके प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ड्यूटीज़ लगा के रोक सकते हैं कंट्री में आने के लिए। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में क्या है कि ये जनरल काउंसिल ही होती है, इसमें 60 डेज़ पहले आपको दिए जाते हैं, देन उसके बाद जो है बाद में जो पैनल सेटअप किया जाता है, देन डिसीजन आता है, डिसीजन की अपील भी होती है, अपील के बाद भी अगर वो कंट्री जो है, दोनों कंट्री में से जिसकी गलती भी है वो मान नहीं रहे हैं, द डिसीजन इज़ नॉट बीइंग टेकन सीरियस, तो क्या होगा, रिटेलिएटरी एक्शंस ले सकता है दूसरा कंट्री। ठीक है जी, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल हमारा पूरा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं किसका है, दिस WTO का। अगर जनरल काउंसिल एज अ गुड्स काउंसिल भी मिलती है, इंटेलेक्चुअल की भी, सर्विस काउंसिल भी, और अगर बात होगी वहाँ पे कमेटी ऑन जो है हमारे ट्रिप्स जो इंटेलेक्चुअल जो हैं वो सारे उसके बारे में अगर कोई बात हो रही है तो वो एज अ वैसी बॉडी, चाहे सर्विस गुड्स जिसकी भी बात हो रही है तो उस हिसाब से वो दे विल मीट। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, देन फिर हमारे पास है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल एंड ट्रेड रिव्यू, ये एक ही है, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। अब प्रिंसिपल्स ऑफ WTO के बारे में अगर हम बात करें तो पहला प्रिंसिपल है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड, आपने सुना होगा कि MFN स्टेटस के बारे में, कि कुछ जो है कंट्रीज के बारे में दैट MFN स्टेटस हमने दिया। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन एक तरह से हम कहते हैं मिसनॉमर हो सकता है, आपको लगेगा कि मोस्ट फेवर्ड मतलब ये है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा फेवर करना चाहते हैं, जो हमारा दोस्त है हम उसको जो है कुछ अलग से जो है बेनिफिट्स देंगे ट्रेड में या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इट इज़, ये कंफ्यूज कर सकते हो इसमें आप, बिकॉज मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है कि अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अगर वो चाइना के साथ किसी भी प्रोडक्ट को लेके थोड़े नॉर्म्स उसने ईज़ किए हैं जो है, तो उसको सेम नॉर्म्स जो प्रोडक्ट आ रहा है फ्रॉम द बांग्लादेश करने चाहिए। मतलब कि किसी को ज़्यादा या कम जो है वो नहीं करना है, सिंपली जो है सबके साथ जो है वो इक्वली ट्रीट करना है। देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन होनी नहीं चाहिए, या फिर कुछ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट फेवर्ड का मतलब ये नहीं है कि कुछ फेवर अलग से है, बट इट इज़ लाइक कि ऑल कंट्रीज़ जो हैं उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, और चाहे हम ट्रेड में जो भी
जो फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई इंपोर्ट ड्यूटी किसी प्रोडक्ट के ऊपर कम कर रहे हैं फ्रॉम अ सर्टेन कंट्री, तो उस दूसरे कंट्री से भी उतनी ही ड्यूटीज़ हमें कम करनी चाहिए सेम प्रोडक्ट के लिए. सो मोस्ट फेवर्ड का मतलब है कि वील ट्रीट ऑल द कंट्रीज इक्वली इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है जी. तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का है. पहले क्या था, इंडिया ने स्टेटस जो था दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन का दिया हुआ था पाकिस्तान को भी, बट पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था. फिर उसके बाद आफ्टर दिस जो पुलवामा वाला अटैक हुआ था, तो इंडिया ने भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था जो वापस ले लिया था, किससे, पाकिस्तान से. तो इट इज़ नॉट काइंड के कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल हो जाता है. इसका मतलब ये है कि हम सारे कंट्रीज़ को क्या करेंगे, ट्रेड में इक्वली ट्रीट करेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ WTO, मोस्ट फेवर्ड नेशन. सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट. प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट. अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, आप ले लो फॉर एग्जाम्पल कोई लैपटॉप है. ठीक है, एक लैपटॉप जो है चाइना से आ रहा है. ठीक है, एक हमारा जो लैपटॉप है इट इज फ्रॉम इंडिया. तो ये और सेम जो है हमारा जो लैपटॉप है दे आर फ्रॉम द लाइक सेम जो है उसकी स्पेसिफिकेशंस दोनों की जो हैं वो सेम है. तो कहने का मतलब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं अगर दोनों इंडिया की मार्केट में हैं तो दोनों को जो इंडिया में इस लैपटॉप की वैल्यू है या फिर जो प्राइस है इट विल डेफिनेटली बी सेम एज कंपेयर टू दिस चाइना वाले लैपटॉप से. क्यों? क्योंकि हमारा इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट. जो नेशनली हम अपने प्रोडक्ट को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही हमें जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से उनको इक्वली जो है वो ट्रीट करना चाहिए. ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम एक लिख दें कि मेड इन बड़ा बड़ा करके मेड इन चाइना. तो एज हमारे जो चलता रहता है जनरलाइजेशन हमने की है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मतलब उनकी जो लाइफ है दे आर वेरी शॉर्ट लाइफ होती है. तो इस वजह से चलो तो हमारा पहला ही जो देख के ऐसा होगा इनको कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही होगा ये होगा. तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं, हमने डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बनाना है. इन दोनों प्रोडक्ट्स को जो है अगर सेम स्पेसिफिकेशंस हैं तो इनको दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो नेशनल प्रोडक्ट को मिल रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड है वो एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होगा और नेशनल ट्रीटमेंट अगर हम किसी को दे रहे हैं हमारे किसी प्रोडक्ट को वही हम देंगे किसी दूसरे कंट्री से सेम प्रोडक्ट को. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस WTO. नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी. अब रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है कि अगर हम इंडिया कोई किसी कंट्री के लिए अपने गेट्स जो हैं ट्रेड के लिए ओपन कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ कम कर रहा है, तो दूसरे कंट्री को भी चाहिए कि वो उतना ही जो है अपना गेट्स जो हैं इंडिया के जो है प्रोडक्ट्स के लिए ओपन करे. और इसका मतलब है कि रेसिप्रोसिटी जो है वो ये प्रिंसिपल है. ये नहीं है कि अब इंडिया ने तो अपने बिल्कुल ही ड्यूटीज़ कम कर दी हैं या हम कह सकते हैं कि उनके बैरियर्स ख़त्म कर दिए हैं, कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया है. लेकिन अगर किसी और कंट्री है, और कंट्री जैसे कि बांग्लादेश की बात अगर हम करें तो अगर उसने ऐसा किया कि इंडिया के प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया या कुछ भी किया तो वो क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री ट्रेड के लिए ये एक बुरी बात है. ठीक है, तो इस वजह से रेसिप्रोसिटी अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी सेम जो है उस तरीके से हमारे लिए ट्रेड्स जो है अपने गेट्स जो है वो ओपन करने होंगे. ठीक है, रेसिप्रोसिटी. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि जितना भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है दैट शुड बी मतलब स्क्रूटिनाइज्ड बाय द WTO ऑर्गेनाइज. जो हमारी WTO है उसके द्वारा जो है सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा क्या है ओपनली ट्रांसपेरेंट मैनर में उनको पता होना चाहिए. कोई भी हिडन थिंग इज शुड नॉट बी देयर. सो इस वजह से ये जो प्रोसेस है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट बिकॉज वर्ल्ड में अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो जो है कॉन्फिडेंस होगा इन्वेस्टर्स का भी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड के लिए भी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. ठीक है, लास्ट है बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट. ये एक जो है ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. इसमें क्या है कि जो
फॉर एग्जाम्पल अगर 1995 में WTO जो है केम इनटू फोर्स है, उसने कुछ अग्रीमेंट मतलब एक साइन किया, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उस अग्रीमेंट को 1 ईयर मतलब 1996 तक उसको अपने कंट्री में क्या करने की कोशिश करें, इन्फोर्स करने की कोशिश करें। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है 5 इयर्स उस अग्रीमेंट को क्या करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, डोमेस्टिक लॉ बनाने के लिए उस अग्रीमेंट के हिसाब से। अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि काफ़ी अफ्रीकन नेशंस हैं, दे आर लीस्ट डेवलप्ड में जो आते हैं, उनके लिए देयर इज़ नो टाइम लिमिट, कोई इन्फोर्समेंट की टाइम लिमिट नहीं है, बिकॉज दीज कंट्रीज दे आर वेरी स्लो प्रोग्रेसिंग। तो इनकी वजह से इनको इन्फोर्स करने में, बिकॉज देखो जब भी कोई लॉ इन्फोर्स या फिर कुछ ऐसी अग्रीमेंट को इन्फोर्स करना होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन को हमें ध्यान रखना होता है, किस टाइप के लोगों की जो हमारी जो कह सकते हैं नीड्स को केटर करना है, तो वो सारी चीज़ें एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन दैट। सो इस वजह से लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो कमिटमेंट्स WTO ने की हैं, दैट आर जो है कोई टाइम पीरियड उसमें मेंशन, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। डेवलपिंग के लिए 5 साल हैं, दैट इन 5 इयर्स, जैसे इंडिया है, चाइना है, दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके पास 5 साल होते हैं उन लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो 1 जो है 1 साल लगता है इसको डेवलप्ड कंट्रीज को उसको इन्फोर्स करने के लिए, ओके, बिकॉज दे हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड दे आर बेटर इन कंडीशन, अगर हम कह सके, अगर कंपेयर करें बाकी डेवलपिंग एंड नॉन डेवलपिंग दिस लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है जी। ये थे हमारे मोस्ट जो हैं प्रिंसिपल्स जो इम्पोर्टेंट हैं WTO के, इसी का जो है एक बेस जो है WTO बना के चलता है, ठीक है। अब है इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स जो WTO के अंडर हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है WTO के बारे में हमें पढ़नी है, जो क्वेश्चंस भी आते हैं प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की बात करें। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अग्रीमेंट्स अंडर WTO। सबसे पहला है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। हम एक एक करके सारे अग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो भी ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली, ग्लोबली, दैट शुड बी फ्री, मतलब फ्री एंड इट शुड नॉट फेस एनी बैरियर्स, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है, किसमें, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में स्पेशली, ठीक है। अब इसमें कैसे जो है इस प्रिंसिपल को लेके आते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 पिलर्स हैं। एक है हमारा मार्केट एक्सेस, जिसमें टैरिफ ओनली की बात की है, दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट, तीसरा है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन। अब देखो हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, जो मार्केट एक्सेस। इसमें क्या है कि हमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में कंप्लीट मार्केट एक्सेस चाहिए, लेकिन जैसे 2 टाइप्स ऑफ हम जो है वो ड्यूटीज़ कहते हैं, एक हम टैरिफ की बात करते हैं, एक हम कोटा में जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इस मार्केट एक्सेस में जो AOA है, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है मार्केट एक्सेस, इसमें क्या है कि हमें पूरी मार्केट एक्सेस चाहिए किसी भी कंट्री की। ए कंट्री अगर कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, बी कंट्री को, तो बी कंट्री की जितनी भी मार्केट एक्सेस है, जो बी कंट्री है उसको अपनी पूरी की पूरी मार्केट का एक्सेस देना पड़ेगा, किसको, ए को, किसमें, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में। अब वो क्या कर सकते हैं, कोटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाएंगे, बट हाँ वो थोड़ी बहुत क्या कर सकते हैं, टैरिफ्स लगा सकते हैं, कुछ इंपोर्ट जो है ड्यूटी जो है वो इम्प्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो इंपोर्ट ड्यूटी, अब आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर मोस्टली एग्रीगेरियन जो इकोनॉमी जो होती हैं, मतलब उनकी इकोनॉमी होती है, दे आर मोस्टली, इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन
एग्रीकल्चर। तो इस वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली किस में डील करते हैं, एक्सपोर्ट में, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में। अगर मान लो ए जो है वो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, वो बी एक डेवलप्ड नेशन को कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर में, तो एक बी को जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी टैरिफ्स हैं, वो ज़्यादा कम करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू जो ए है डेवलपिंग नेशन उससे। अब देखो वो कैसे, कि अब यूएसए की बात करें और इंडिया, अब इंडिया को, अब ये हम मार्केट एक्सेस की एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है। अब यूएस से कुछ जो है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो यूएसए को जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। रादर अगर कोई यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में तो उसको थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी कम। बट कोटा का कोई सीन नहीं है, मतलब कोटा जो है वो उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन जो टैरिफ है, टैरिफ इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम कह सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम होगी। किसके केस में, जो डेवलपिंग के नेशंस हैं, और डेवलप्ड नेशंस में जो हैं वो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी जो है उनको ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, ताकि डेवलपिंग नेशंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट कर सकें और फ्रीली जो है इस यूएसए की मार्केट में उनको क्या मिल सके, एक्सेस मिल सके। बिकॉज आपको मैंने पहले ही बताया कि जो इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें मेनली हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल जो है कमोडिटीज़ में वो जो उनको फ़ायदा देने के लिए, ताकि उनको भी मार्केट एक्सेस मिल सके फॉरेन में, ठीक है जी। तो ये है मार्केट एक्सेस। यहाँ पे हम टैरिफ्स की ज़्यादा बात करते हैं, कोटा की बात नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब ये समझने वाली बात है, डोमेस्टिक सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडीज। अब देखो, डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो क्या है, कोई भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री, कोई भी कंट्री है, वो अपने लोगों को, अपने फार्मर्स को, हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो अपने फार्मर्स को कुछ ना कुछ सपोर्ट देती है, ताकि उनका जो प्रोड्यूस है वो इंक्रीज़ हो सके और वो क्या हो, एक्सपोर्ट करने के इतना ज़्यादा अमाउंट में हो कि वो एक्सपोर्ट भी उसको कर सकें। तो एक तरह से हम हर गवर्नमेंट ट्राई करती है अपने फार्मर्स को सपोर्ट करने में। तो डोमेस्टिकली दे वांट टू सपोर्ट देयर ओन फार्मर्स। अब वो कैसे करते हैं, उसमें क्या है, एक तो प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, अगर मान लो, ठीक है, कोई हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है, इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन बहुत जो है वो बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, सारे इनिशिएटिव्स ले रही है उसको सपोर्ट करने के, तो प्रोडक्शन इंक्रीज है। अब इससे दो चीज़ें होंगी, मान लो प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं राइस की, ठीक है, हमारे इंडिया में फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, किसके लिए, राइस के लिए। अब राइस की बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गई है, दिस प्रोडक्शन हो गई है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो वो क्या होगा, थोड़ा सा, कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, जब प्रोड्यूस होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा प्राइस चीप हो जाता है। तो इसका एक्सपोर्ट भी क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा और थोड़ा चीपर है तो लोग उसको खरीदेंगे। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ क्या हुई कि अगर प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ही राइस की बहुत ज़्यादा है तो हम इसको इंपोर्ट क्यों करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन जो है वो एम्प्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट इसको नहीं करेंगे। तो आप ये सोचो, एक्सपोर्ट एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, तो ये फ्री ट्रेड को क्या कर रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट को ये खराब कर रहा है, मतलब फ्री ट्रेड जो है यहाँ पे बिल्कुल ही खराब। तो इस वजह से
अब ये जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, सरकार ने इसको, जो WTO है, इसने इसको 3 सब्सिडीज, अब सपोर्ट का मतलब सब्सिडीज देना होता है, ठीक है, इसको 3 जो है कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है डोमेस्टिक सपोर्ट को। अब देखो डोमेस्टिक सपोर्ट को, एक है सबसे पहले एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, सेकंड है ग्रीन सब्सिडीज, थर्ड है ब्लू सब्सिडीज। तीन टाइप ऑफ डोमेस्टिक जो हैं सपोर्ट देती है सरकार। अब देखो मैंने आपको बात बोली थी प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन में, अगर कोई सब्सिडी प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है और उसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो हमने एग्जांपल ली है कि इंपोर्ट नहीं करेंगे और साथ के साथ एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो अगर वो चीज़ इफेक्ट हो रही है दैट इज़ कंप्लीटली इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी, तो वो किस बॉक्स में आएंगे, दिस एम्बर बॉक्स में, ठीक है। मतलब वो वाली सब्सिडीज दैट आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, मतलब जो इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, प्रोडक्शन को, तो वो क्या है हमारी किस में आती हैं, एम्बर बॉक्स में। तो कंप्लीटली इसको जो है WTO जो है वो मना करता है कि ये सब्सिडीज नहीं देनी है, वो सब्सिडीज दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कर देती हैं, तो वो सारी सब्सिडीज किस में आती है, एम्बर बॉक्स में। सेकंड है ग्रीन। ग्रीन सब्सिडीज कौन सी हैं, वो सब्सिडीज जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, मतलब जिसका प्रोडक्शन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स को सरकार ने पेस्ट कंट्रोल के लिए जो है सब्सिडी दे दी, तो इसका प्रोडक्शन के ऊपर तो कोई वो नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार ने कोई जो है लैंड है उसको कुछ फर्टिलाइजर्स दे दिए और उसको थोड़ा सा जो है ठीक करने के लिए लैंड को या फिर कोई भी एनवायरनमेंट को सही करने के लिए कुछ भी सब्सिडी दी है, तो वो इट इज़ नॉट, कोई भी क्रॉप को ऐसा जो है एनकरेज किया कि इस क्रॉप को लगाओ, इससे क्लाइमेट के ऊपर कम असर पड़ेगा, तो वो सब्सिडीज़ जिनका प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं है, जो प्रोडक्शन को लिमिट जो है वो या फिर प्रोडक्शन के उस लेना देना नहीं है और वो डिस्टॉर्ट नहीं करती है ट्रेड को, वो सारी सब्सिडीज किस में आती हैं, ग्रीन सब्सिडीज में, और इसका ट्रेड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है या प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ब्लू सब्सिडीज कौन सी होती हैं, वो सब्सिडीज जिसमें कुछ एम्बर बॉक्स वाली जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होती हैं और कुछ जो है नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। अब ब्लू बॉक्स में जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं MSP, जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका बहुत इशू बना है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे आर सेइंग कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ब्लू बॉक्स में जैसे MSP की बात करें, MSP एक तरह से एनकरेज करती है किसको, हमारे फार्मर्स को, कि वो ग्रो करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली जो है इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो कह सकते हैं कि वैल्यू होगी या फिर हमारे प्रोडक्ट जो लोग खरीदेंगे वो ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब MSP को बताया जाता है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। अब हमारे इंडिया वालों ने बोला दैट हमारी, अब यहाँ पे एक और सिस्टम की बात होती है, वहाँ पे बेस ईयर जो लिया जाता है 1986 बेस ईयर लिया जाता है। जब हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की तो बेस ईयर जो है दिया जाता है यहाँ पे 1986। तो ब्लू बॉक्स में बोला गया है कि आप जहाँ पे ब्लू बॉक्स में जो सब्सिडी है वो आप दे सकते हो कितना, 10% तक, 10% जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ और 5% जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने अपने लोगों को क्या दे सकती हैं, सब्सिडीज़ दे सकती हैं वहाँ पे जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, लेकिन हम इतनी लिमिट करके आप कर सकते हो कि वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे, ताकि उन्होंने लिमिट रख दी कि 10% ही करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 5% ही जो हैं सब्सिडीज़ दे सकती हैं। सिर्फ हमने प्रोडक्शन को क्या करा है यहाँ पे लिमिट करा है, अदरवाइज
उसमें तो टोटली हैं वही सब्सिडीज़ जो प्रोडक्शन को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन लिमिट लगाने से हमें क्या है कि हम उसको ट्रेड को डिस्टॉर्ट होने से इसमें बचा सके। तो ये ब्लू बॉक्स में आती हैं। तो 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ करेंगी और जो 5% है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ करेंगी। तो इसमें अब फ़ायदा क्या है? अब इसमें सीन ये क्रिएट हुआ कि इंडिया जो है, अब बेस ईयर क्या ले रहे हैं यहाँ पे सब्सिडीज़, उस हिसाब से प्रोडक्शन के हिसाब से 1986। अब 1986 में इंडिया इतना ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी उस टाइम पे कम थी और जो है प्रोडक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जो है बाय द टाइम तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है और वो भी हो रही है, और 10% बहुत कम रहता है, बिकॉज हमारे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें हमने क्या देना होता है लोगों को, बिकॉज देर आर वेरी, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हमें फूड जो है ग्रेन्स प्रोवाइड कराने होते हैं वेरी लो कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है वो दिया गया है। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग इस 10% को क्या कर सकते हैं, ब्रीच करते हैं। और ब्रीच मतलब कि हम इसको अब फॉलो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो बेस ईयर है वो 1986 ले रखा है। अब बेस ईयर 1986 के हिसाब से 10% बहुत कम है, जिससे हमें ब्रीच करना ही पड़ेगा, बिकॉज इतनी सारी पॉपुलेशन को हमें जो है वो फ्री और इतनी लो कॉस्ट पे हमें क्या देना है, फूड प्रोवाइड कराना है। तो ये जो है प्रॉब्लम जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि इंडिया जो से कंट्रीज़ क्या करते हैं, अपने जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा लो या MSP प्लस, और साथ के साथ जो हमारे जितने भी ये फूड प्रोग्राम्स चलते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो इंडिया को ये नहीं करना चाहिए, ये जो है वो ब्रीच कर रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ही टाइम से डेवलप्ड कंट्रीज़ को इसका इशू रहा। फिर उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहते थे, डेवलप्ड कंट्री चाहते थे इंडिया ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट पे जो है वो साइन करे। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट ये था कि जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक देश से दूसरी देश कोई भी हम चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है ना कि हमें क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट्स के ऊपर, तो वो सब ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मतलब जो है वो होना चाहिए। तो ट्रेड फैसिलिटेशन में है कि फैसिलिटेट करना है ट्रेड को। इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। अभी हमारे इंडिया ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के लिए राज़ी इसी वजह से भी नहीं हो रहे थे, बिकॉज हमारा इंडिया ऑलरेडी जो है अभी ऑनलाइन जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, और साथ के साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे इंडिया को। तो काफ़ी टाइम बाद जब इंडिया ने प्रॉपर अपने मॉडर्नाइज कर लिए पोर्ट्स और सब जो है हमारे कस्टम्स जो है वो सब प्रोसेस जो है ऑनलाइन होना शुरू हो गया, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया, तब इंडिया ने जाके ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को जो है वो साइन किया। लेकिन अब यहाँ पे जो 10% जो है इंडिया ब्रीच कर रहा था, अब ये प्रॉब्लम सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ को थी, मैक्सिमम जो USA है, कनाडा है, इन कंट्रीज़ को इंडिया से प्रॉब्लम थी इस चीज़ की। तो इंडिया ने एक कह सकते हैं एक तरह से एक प्रपोजल दिया। इंडिया ने कहा पीस क्लॉज लेके आए। पीस क्लॉज में क्या है कि जितने टाइम तक, टिल द टाइम कि जो हमारा कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाता है 10%, या फिर क्या करो, इंडिया ने कहा कि ये जो 1986 वाला बेस ईयर है या तो वो चेंज करो, क्योंकि हमारा यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा वो है शुरू हो चुका है। लेकिन अगर बेस ईयर चेंज करते हैं तो पूरा अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर चेंज करना पड़ेगा, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को मंजूर नहीं है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इस बात पे राज़ी हुए कि पीस क्लॉज हम करते हैं, जिसमें क्या होगा कि जब तक कोई कंसेंसस नहीं बन पाता है इसके ऊपर, तब तक इंडिया जैसे कंट्रीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं हमारी जो 10% की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर सकते हैं। ठीक है, जब तक पीस क्लॉज का मतलब है कि जब तक कोई कंसेंसस नहीं बन पाता है, जब तक कोई भी हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है इस मामले के ऊपर, तब तक क्या है इंडिया ब्रीच कर सकता है 10% का जो भी उसका जो सब्सिडीज़ का देता है, जो सपोर्ट करता है। ठीक है, तो क्या है, द पीस क्लॉज प्रोटेक्ट्स इंडियाज फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स अगेंस्ट एक्शन फ्रॉम WTO मेंबर्स इन केस ऑफ सब्सिडी सीलिंग्स। 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इन केस ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर ब्रीच्ड, कि तब तक
जब तक कोई भी जो है मतलब डिसाइड नहीं होता है, तब तक जो है इंडिया वो 10% सीलिंग को क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। ठीक है, तो पीस क्लॉज में ये जो बात है वो लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट की बात करें WTO में, तो वो है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, ट्रेडमार्क्स, जोग्राफिकल इंडिकेशंस जो हैं, लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्ट से बनाए गए कोई ऐसी इनोवेटिव थिंग जो है उसके ऊपर हमें कैसे जो है अपना राइट मिल सकता है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे दिमाग का जो है इट्स इनोवेशन। सो इस वजह से इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉपीराइट आता है। ये WTO का अग्रीमेंट है, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कॉपीराइट के साथ साथ पेटेंट हम करा सकते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, जो लिटरेरी वर्क होता है, जैसे आपने कोई बुक लिख दी, कोई पोएम लिख दी, कोई कुछ लिख दिया, तो ऐसे कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको क्या, उसका क्या ले सकते हो, कॉपी राइट ले सकते हो। उसकी मल्टीपल कॉपीज तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसको अपने नाम से उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया ने ये जो है जो ट्रिप्स है, इसको काफ़ी टाइम बाद, मतलब 5 साल, मैंने बोला था डेवलपिंग कंट्रीज 5 साल तक कोई भी अग्रीमेंट को है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने 5 साल और लिए, 10 साल लिए। 2005 में जाके इंडिया ने जो है इस अग्रीमेंट को हमारा यहाँ पे लॉ बनाया, जो है जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। अब पेटेंट क्या होता है, आपकी कोई भी इनोवेशन है किसी भी उसमें, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पेटेंट करा सकते हो। देन इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को करा सकते हो। ट्रेडमार्क होता है एक स्पेसिफाई, एक पर्टिकुलर कोई एक जैसे आप बोल सकते हो लोगो किसी चीज़ का, जैसे आप बोलो मर्सिडीज़ का एक स्पेशल है, वो ट्रेडमार्क है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी अपनी हो जाएंगी, अगर कोई और उसको आपके नाम से उस लोगो को यूज़ नहीं कर सकता है, सो वो है एक तरह से ट्रेडमार्क। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन उस पर्टिकुलर जगह का कोई एक कुछ ऐसा सोर्स जो होगा, कोई भी चीज़, जैसे कि बासमती राइस है ना, और हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग टी जो है वो उसी जगह का जो है एक प्रॉपर हम कह सकते हैं सोर्स है, ओरिजिन है, तो इस वजह से उसको एक उसी जगह का वो जोग्राफिकल इंडिकेशन, बिकॉज वो उसी जोग्राफी की वजह से वो वहाँ पे है, तो एक उसको ये देना। देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट में आती हैं। ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है प्रोटेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसमें जो चीज़ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली है कि इससे पेरिस एक कन्वेंशन है और साथ में बर्न एक कन्वेंशन है, जो कॉपीराइट के लिए इट इज़ देयर। सो पेरिस और बर्न, ये दोनों जो कन्वेंशंस हैं दे आर इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, ठीक है जी। और हमारे जो है डेवलप्ड कंट्रीज वर गिवन द ट्रांजिशन ऑफ, मैंने बताया था आपको कि 1 साल में करना था, ठीक है, जहाँ जब से ये WTO का अग्रीमेंट जो है केम इनटू फोर्स, और डेवलपिंग कंट्रीज को इसको 5 साल दिए गए थे जो है कंप्लीट करने के लिए। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को आपको पता ही है कि 11 साल दिए गए थे, इनमें थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम दिया जाता है इनको करने के लिए, ठीक है जी। सो ट्रिप्स एक अग्रीमेंट है जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सब एक जो है एक इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो है WTO का, वो है अग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसमें क्या है, देखो ये और हमारा अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स, ये दोनों जो हैं एक तरह से इंटर रिलेटेड है। कैसे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है ऐसे मेजर्स necessary to serve the legitimate objectives such as to ensure food safety or to protect human, animal और plant life। मान लो कोई ऐसी चीज़ है, आप मान लो A जो कंट्री है, ठीक है, वो कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है B कंट्रीज़ को, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंगोज़ का जैसे इशू हुआ था, किसी ने बोला था कि इंडिया से जो मैंगोज़ आ रहे हैं वहाँ पे उसकी वजह से उनके कंट्री में फ्लाइज साथ में आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत डिजीज़ फैल रहे हैं। तो इंडिया के जो है इंडिया से वो एक्सपोर्ट, उस चीज़ का एक्सपोर्ट को क्या कर दिया गया था, उन मैंगोज़ को एक तरह से बैन कर दिया गया था उस कंट्री में पर्टिकुलर। क्यों?
क्योंकि उनके कंट्री के लोगों की हेल्थ इश्यूज थे, किसकी वजह से, जो भी प्रोडक्ट आ रहा था इंडिया से। तो ये क्या है, एक तरह से जो एनिमल, इसमें 3 चीज़ें हैं, एनिमल, ह्यूमन एंड कोई भी इफ़ेक्ट अगर हो रहा है एनवायरनमेंट को, तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं हमारे कंट्री में आने से। कोई भी ऐसा जो प्रोडक्ट है जिससे जो एनिमल है या फिर ह्यूमन है या एनवायरनमेंट है, इनमें से तीनों में से कोई भी इफेक्ट हो रहा है, वो क्या हो सकता है, हम उसको रोक सकते हैं। सो ये जो है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स में फूड सेफ्टी देखनी है। अब देखो, ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो WTO है, WTO उसने कोडेक्स एलिमेंट्रियस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स की बात अगर हम करते हैं तो वो उसको, उनकी जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि जो कौन सी, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है ये, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है WTO की के साथ जिसने जो है एक क्वालिटी इंश्योर करने के लिए एक अग्रीमेंट किया है, तो वो है कोडेक्स एलिमेंट्रियस। और अगर हम बात करें एनिमल कोई प्रोडक्ट है तो उसका जो जितना भी एनिमल हेल्थ के लिए तो है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो वर्ल्ड जो एनिमल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोडेक्स एलिमेंट्रियस किसके लिए है, हमारी फूड सेफ्टी के लिए। तो वो इस अग्रीमेंट में क्या है, वो चीज़ें जो ह्यूमन, एनिमल या एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, उन चीज़ों को वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अपने कंट्री में उसको एंटर कराने से। ठीक है, नेक्स्ट है, बट जो SPS एग्रीमेंट है, बर्डन है ना कि वो सही है हमारा प्रोडक्ट या नहीं, द प्रूफ इज ऑन द मेंबर्स टू डेमोस्ट्रेट द साइंटिफिकली दैट समथिंग इज डेंजरस बिफोर इट कैन बी रेगुलेटेड। तो हमें एक इंश्योर करना होगा कि ये चीज़ डेंजरस है, अगर इसको रोका नहीं गया तो इट विल बी डिजास्टर्स। ठीक है, चलो ये है नेक्स्ट अग्रीमेंट है। मैंने बताया था ये कुछ रिलेटेड है जो है फाइटोसैनिटरी वाले अग्रीमेंट से, बिकॉज इसमें क्या है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, द अग्रीमेंट prohibit technical requirements created in order to limit trade as opposed to technical requirements created for legitimate purpose such as consumer or environmental protection। देखो कैसा होता है लेजिटिमेट, कैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आई थिंक मैक्सिको की बात है, वहाँ पे तो उन्होंने एक फ़िशिंग जो है, एक टूना फिश जो होती है वो काफ़ी सारी जो है एक्सपोर्ट करते थे USA में। तो USA ने क्या किया, उनके ऊपर एक टेक्निकली जो वो फ़िश कैचिंग का जो प्रोसेस था, इट वाज वेरी डिज़ास्टर्स टू आवर इन्वायरमेंट। तो USA ने बोला कि इनका जो वे है फ़िश को कैच करने का, इट इज़ नॉट, ये WTO में वो लेके गए इशू, और उन्होंने बताया कि ये जो दिस हमारे जो फ़िश पकड़ने का तरीका है वो सही नहीं है, ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। तो इस वजह से उनको ये तरीका चेंज करना होगा, अदरवाइज़ हम वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से वो फ़िश, उसको क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो टेक्निकली जो बैरियर्स हैं हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से लगा सकते हैं अगर हमें लगे कि एनवायरनमेंट को या किसी भी की हेल्थ को जो है वो खतरा हो सकता है। जो प्रोसीजर है फ़िश कैचिंग का, टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग एंड इट इज़ जो है वो क्या है, डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है जी, तो ये, और हाँ ये क्लोजली लिंक टू किसकी है, SPS जो हमने अभी क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्थ या एनिमल हेल्थ या ह्यूमन हेल्थ की यहाँ पे बात की है, तो ये उसके साथ ही रिलेटेड है। बट कुछ लोग होते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं वो इसको प्रोटेक्शनिज्म के उससे भी देखते हैं कि मान लो हम जो है अपना ट्रेड जो है ओपन नहीं करना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाना है, मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के प्रोडक्ट को बचाने के लिए हम उस प्रोडक्ट के इंपोर्ट को अगर बैन करते हैं सिर्फ ये बोल के कि ये इसमें क्या है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो ये क्या है, एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का जो है वो पार्ट बन जाता है। सो ये जो मेजर्स हैं वो टेक्निकल बैरियर्स जो हैं, जो टेक्निकल थिंग्स, ये बैरियर अगर हम जो कहते हैं कि ये अग्रीमेंट है, ये प्रोटेक्शनिज्म के लिए भी कई बार इसका मिसयूज़ हो सकता है। ओके, प्रोटेक्शनिज्म क्या है, एक तरह से अपने ही कंट्री के लोगों के डोमेस्टिक जो है वो एक तरह से बचा के रखना प्रोडक्ट्स को, और उसी प्रोडक्ट का सेम का इंपोर्ट को क्या करना, हैवी ड्यूटी लगा के रोकना, प्रोटेक्ट करना अपनी इकॉनमी। इसमें एक और है
अग्रीमेंट, नेक्स्ट अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसमें क्या है कि जैसे FDI हो गए, FII हो गया, तो ये सारे हम क्या करना है, किसी भी कंट्री को इसको प्रमोट करना है, मेजर्स करने ऐसे लेने हैं कि वो इसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। मतलब जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस है, मेजर्स रिस्ट्रिक्टिंग द इंपोर्टेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी ख़राब हो सकती है, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट लाइक दैट, तो हमें इसका करने का कोई मतलब, हम जो है FDI को या FII को जो है वो प्रमोट करने से या आने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, मेनली जो है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज़ रहते हैं इस अग्रीमेंट में, वो फ्री ट्रेड को जो ख़राब कर रहे हैं, हम उसको जो है एलिमिनेट करना है इसमें। ठीक है जी। गैट्स क्या है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। अब आपको पता ही है जो इंडिया है उसका मोस्ट जो एक्सपोर्ट रहता है, अब 50% जो इंडिया की GDP की कंट्रीब्यूशन भी है वो सर्विसेज में ही है। ठीक है, और लेकिन हमारा जो ट्रेड भी है 30-35% इट ऑल्सो इन सर्विसेज। तो जो कहते हैं कि इंडिया इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि जो वाइड, देखो गैट्स कवर्स द वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, और सबसे ज़्यादा हमारी IT सर्विस, इंडिया की जो है IT सर्विसेज जो है मैं सबसे ज़्यादा क्या करते हैं। और इसमें क्या है, 4 मोड्स हैं, देयर आर 4 मोड्स इसमें सर्विसेज में है, जिसमें हम कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। 4 मोड्स हैं, जैसे M1 जो मोड है, इसमें क्या है कि कितने लोग कैसे जो है सर्विसेज इन द अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, नेचुरल पर्सन जो हैं या सर्विसेज, ये सारी इसमें कवर की जाती है। सर्विसेज मेन ये जो गैट्स है, ये अग्रीमेंट किसके साथ करता है कि जो सर्विसेज को अगर डिस्टॉर्ट करते हैं वो मेजर्स, उसको एलिमिनेट करना है। और क्रॉस बॉर्डर जो हमारी सर्विसेज का जो भी ट्रेड होता है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखना है, और इंडिया इसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया का जो हम कह सकते हैं मेन इंटरनेशनल ट्रेड में होल्ड जो है वो IT सेक्टर में जो है वो ज़्यादा है इन सर्विसेज। ठीक है जी। अब इंडिया के और जो WTO है उसमें क्या क्या जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इंडिया जो है तब से मेंबर है जब से WTO बना है 1995। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, और साथ में वो गैट का भी जो था वो मेंबर था 1948 तक। गैट का वो फाउंडिंग मेंबर नहीं था, बट इट वाज अ मेंबर, बाद में उन्होंने ज्वाइन किया, बट WTO का इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, और 1995 में वो इसका मेंबर बन चुका था। ठीक है, अब देखो इंडिया को प्रॉब्लम रही है हमेशा ग्लोबल ट्रेड में डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। अब आपने रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में, डोमेस्टिक जो कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर सोलर पैनल्स, तो ये जो है ये डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो कंटेंट रिक्वायरमेंट है ये हमने किया था किसमें कि जो सोलर पैनल्स थे USA को और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूट था, जो US से लेके गया था WTO के पास कि जो इंडिया वाले हैं जो सोलर पैनल्स हैं उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंडियन कंपनीज को दे रखा है, जिसकी वजह से USA के सोलर पैनल्स जो हैं दे आर नॉट गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट। तो इससे ये जो इंडिया का जो इंडिया इसमें जो है बोला गया था, इंडिया के अगेंस्ट ये आया था, तब इंडिया को जाके ये जो है कैंसिल करना पड़ा। देन नेक्स्ट है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो हमने बात कर ही ली है कि प्रॉब्लम्स रहती है किसको, कंट्रीज को, डेवलप्ड को, और पीस क्लॉज के बारे में हमने इसमें बात की है। ठीक है, देन उसके बाद फ्यूचर रहता है कि प्रोटेक्शनिज्म इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रेड वॉर्स, देन ग्रुपिंग्स बन रही हैं, जो है फ्यूचर रहता है ये इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि सब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। चाइना ट्राई कर रहा है कि मेरी इकोनॉमी प्रोटेक्ट रहे, या कुछ प्रोडक्ट्स वो सारे प्रोटेक्शनिज्म। कुछ प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट इट इज़ लाइक के आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड सम टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये WTO अफेयर्स के हैं, या फिर जो ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स भी किससे रिलेटेड हैं, हमारी WTO से रिलेटेड हैं। और क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में, दैट किससे फूड सेफ्टी वाला जो है WTO ने किया है वो है
कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। चलो, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट कुछ भी है सो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।